तो एक देश को विकसित आर्थिक शक्ति बनने के लिए आखिर क्या चाहिए? भारत का जो 2026-27 का बजट है वो हमें इसकी एक झलक देता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं कि देश के भविष्य के लिए इसके असल मायने क्या हैं। देखिए, इस साल के बजट का जो सेंट्रल थीम है वो है विकसित भारत। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ किसी भी कीमत पर ग्रोथ हासिल करने की बात नहीं है। असली चुनौती है ग्रोथ की महत्वाकांक्षा और सबको साथ लेकर चलने के बीच एक बैलेंस बनाना। और यही वो धागा है जो इस पूरे बजट को एक साथ बांधता है। अब सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये उठता है कि इसे हकीकत में बदलने का प्लान क्या है? मतलब इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए आखिर कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? चलिए पता करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की, उस बड़े विजन की, जो इस बजट की असली ड्राइविंग फोर्स है। तो ये विकसित भारत है क्या आखिर? देखिए, बजट के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है उम्मीदों को हकीकत में बदलना। और सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा का पूरा फोकस उन लोगों पर है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी गरीब, वंचित और पिछड़े। मतलब सोच ये है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, सोच विचार से ज्यादा एक्शन पर जोर। दूसरा, भाषणबाजी की जगह असल रिफॉर्म्स पर फोकस। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे की जगह लोगों की लॉन्ग टर्म भलाई को प्राथमिकता देना। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब बात करते हैं उन इंजनों की जो इस ग्रोथ की गाड़ी को रफ्तार देंगे। आखिर सरकार किन सेक्टर्स पर दाव लगा रही है जिससे इकोनॉमी सही में उड़ान भर सके? इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना। और यहाँ बात सिर्फ कुछ भी बनाने की नहीं हो रही है, बल्कि फोकस है हाई टेक और ज्यादा वैल्यू वाले सेक्टर्स पर। आसान भाषा में कहें तो देश में ही ज्यादा और बेहतर चीजें बनाना। और इसे करने के लिए कई टारगेटेड प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसका मकसद है भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल प्लेयर बनाना। इसी तरह बायोफार्मा, टेक्सटाइल और यहाँ तक कि किफ़ायती स्पोर्ट्स के सामान बनाने के लिए भी खास स्कीम्स लाई गई हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े टैक्स रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। जैसे जो विदेशी कंपनियां यहाँ कैपिटल गुड्स यानी मशीनें वगैरह लाती हैं, उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। इससे क्या होगा? निवेश सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें कस्टम ड्यूटी बाद में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इससे उनके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर खत्म नहीं होती। इकोनॉमी का एक और बहुत बड़ा इंजन है सर्विस सेक्टर, और बजट में इस पर भी खास जोर दिया गया है। सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक काफी दिलचस्प है मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। इसके तहत 5 स्पेशल हब बनाए जाएंगे ताकि भारत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सके। इसी तरह एजुकेशन में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने और टूरिज्म के लिए 15 ऐतिहासिक जगहों को डेवलप करने पर भी जोर है। अब टैक्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए 2 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, आईटी सर्विसेज के लिए जो सेफ हार्बर लिमिट थी उसे 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 2000 करोड़ कर दिया गया है। और दूसरा, जो कि काफी बहुत बड़ा कदम है, वो ये कि भारत में डेटा सेंटर बनाकर क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सोचिए ये कितना लंबा दांव है। तो ठीक है, हमने ग्रोथ के इंजनों की बात तो कर ली, लेकिन हर इंजन को चलने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है ना? तो अब देखते हैं कि बजट इकोनॉमी की इस नींव को कैसे मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा है। और जब हम नींव की बात करते हैं तो जाहिर है हमारा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं। वित्त वर्ष 27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है भविष्य की सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे बनाने के लिए। लेकिन देखिए, इतना बड़ा काम सिर्फ केंद्र सरकार अकेले तो नहीं कर सकती। इसीलिए राज्यों को भी उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। ये एक तरह से पूरे देश को मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस पूरी योजना की रीढ़ हैं कुछ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे माल ढुलाई के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स,
20 नए नेशनल वाटरवेज और सबसे बड़ा हाईलाइट है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स का नाम दिया गया है और नाम से ही साफ है, इनका मकसद है देश के अलग अलग इकोनॉमिक हब्स को जोड़कर ग्रोथ को और तेज करना। और जाहिर है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इंडस्ट्री या शहरों के लिए नहीं है, इसका सीधा फायदा इकोनॉमी के एक और बहुत बड़े पिलर को मिलेगा, और वो है एग्रीकल्चर। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सबसे ज़रूरी सेक्टर के लिए क्या प्लानिंग है। देखिए, एग्रीकल्चर में अब फोकस सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि वैल्यू एडिशन पर है। मतलब फसल की कीमत कैसे बढ़े। इसीलिए काजू और कोको जैसे हाई वैल्यू फसलों के लिए खास प्रोग्राम है। पुराने बागों को, जैसे अखरोट और बादाम के, उन्हें फिर से नया जीवन देने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। और तो और मछली पालन के लिए 500 जलाशयों को डेवलप किया जाएगा। तो कुल मिलाके कोशिश यही है कि खेती को और मॉडर्न और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो ये तो हुई बड़े सेक्टर्स की बात। चलिए अब वापस घूमकर उस दूसरे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, समावेश। यानी ये सारी बड़ी बड़ी योजनाएं आम लोगों और छोटे कारोबारियों तक कैसे पहुंचेंगी। छोटे और मझोले कारोबारियों यानी MSMEs को सपोर्ट करने के लिए एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, इक्विटी सपोर्ट। इसके लिए 10,000 करोड़ का एक SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। स्टेप 2, लिक्विडिटी सपोर्ट। इसमें TRADS जैसे प्लेटफॉर्म को जरूरी बना दिया गया है ताकि उन्हें बड़ी कंपनियों से पेमेंट टाइम पर मिले। और स्टेप 3, प्रोफेशनल सपोर्ट। कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो उन्हें सस्ते में कानूनी और कंप्लायंस से जुड़ी मदद देंगे। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बजट की आत्मा को दिखाती हैं। एक तरफ ग्रोथ और महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ लोग और समावेश। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने शुरू में कही थी, एम्बिशन और इंक्लूजन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। तो सवाल यही उठता है कि ग्रोथ और इंक्लूजन, इन दोनों बड़े लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलने का ये जो महत्वाकांक्षी प्लान है, क्या आने वाले सालों में भारत इस नाजुक बैलेंस को बनाए रख पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, जो रास्ता चुना गया है वो यकीनन बहुत हिम्मत वाला है।